जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए और इस क्लास में हम लोग सीटेट का जो विज्ञान का पोर्शन है सेकंड पेपर उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो सेकंड पेपर है उसका पार्ट है, ठीक है। ये जो सेकंड पेपर है उसका पार्ट है जो शाम को होगा आप लोग का पेपर। तो इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 30 क्वेश्चंस करेंगे। आपके 30 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद वहीं पर मिलेगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए ये सेकंड पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन से पहले देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश है। कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 121 से लेकर 123 तक नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है उस पर आधारित है। छोटा सा है। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया। क्या किया? शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र मतलब लिटमस पेपर डाले जाएं। पहला विकल्प है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। दूसरा है दोनों में से कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। तीसरा है नीला लिटमस पत्र नीला रहता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पहले इस पैरा को भी ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज भी कर सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा था कि 21 से लेकर 23 तक, तो 21, 22, 23 क्वेश्चन इसी पैसेज पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। कह रहे हैं ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सल्फर हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल पहला है सल्फ्यूरस अम्ल पहला सल्फ्यूरस अम्ल है, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल है, दूसरा है सल्फर हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है, इन चारों में से आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक। फिर इसी पैसेज पर ऊपर वाले पैसेज पर आधारित है। उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया तथा कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रेक्षण और मापन, दूसरा है प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना है। तो आपको इसमें से बताना है उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया तथा कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अब ये पैसेज वाले जो 3 क्वेश्चन थे जो उस पैराग्राफ पर बेस्ड थे ये हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो है देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। मतलब क्या किया गया है, मतलब कि एक कोई समतल सतह है, ठीक है, वहाँ पर
2 बूंद तेल की और 2 बूंद पानी की रखा गया, फिर इसको सतह को टेढ़ा किया गया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बूंद को नीचे पहुंचने के क्रम में प्रेक्षण करने की कहती है कि कौन सी बूंद पहले पहुंच रही है, कौन सी बूंद बाद में पहुंच रही है। तो जो क्रियाकलाप है, शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? पहला है परिमाण, दूसरा है बिंदु, तीसरा है श्यानता, चौथा है विलयता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। क्या होगा? परिमाण होगा, बिंदु होगा, श्यानता होगा या विलयता होगी? देखिए, ये प्रैक्टिकल है श्यानता का, विस्कोसिटी का। ठीक, श्यानता का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? पहला है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। बी है विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझना। तीसरा है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो आप इन चारों में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त मानते हैं कि इन चारों में से कौन सा ठीक होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना है। क्योंकि बच्चों की एक पूर्व धारणा क्या है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल, यहाँ सब देखिए, केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है। जो मनी प्लांट है वो देखा होगा बहुत लोग पानी में लगा कर रखते हैं, पानी की बोतल में पानी भर देते हैं और फिर उसमें मनी प्लांट का एक टहनी लगा देते हैं तो वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये जो पूर्व धारणा थी बच्चों की, ये इससे खंडित हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि? पहला है शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाना, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। बी है विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषता है। तीसरा है विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकार से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, बताना है आपको। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि चारों स्टेशन बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियाँ संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। वे हस्तकौशल युक्त कौशल के विकास में सहायक हों, वे हस्तकौशल युक्त कौशल के विकास में सहायक हों। दूसरा है वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। तीसरा है वे विज्ञान के विचार की समझ बढ़ाएं। तीसरा है वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। तो कह रहे हैं विज्ञान में व्यवहारिक या प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शब्द पे ध्यान दीजिए, कह रहे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, नहीं बताना है तो दूसरा है ऑप्शन वे उच्च अंक और ग्रेड पाने में सहायक हों। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, उच्च अंक और ग्रेड पाने में सहायक हों, ये ऑप्शन गलत है। तो नहीं बताना था ना, तो नहीं मतलब जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ
छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, पहला ए है, ठीक है, दूसरा बी कथन है। लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। बी है, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। तो आपको बताना है उपर्युक्त दो कथनों में से ए और बी दोनों प्रेक्षण हैं, ए और बी दोनों ही निष्कर्ष हैं। बताना है कि ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है, डी है बी प्रेक्षण है और ए निष्कर्ष है। तो बताना है कौन सा प्रेक्षण है, कौन सा निष्कर्ष है, या दोनों प्रेक्षण है दोनों निष्कर्ष हैं, है ना, या दोनों ही निष्कर्ष हैं या दोनों प्रेक्षण है, तो ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है। कह रहे हैं लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं, ये प्रेक्षण है, और एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है, ये निष्कर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक शिक्षक है जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन है, एक फ्रिज से बर्फ़ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, मतलब कि फ्रिज से जो बर्फ़ के टुकड़े हैं घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मतलब एक को एकदम टुकड़ा टुकड़ा पीस देते हैं, चूर्णित कर देते हैं, और दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पूरा ऐसे रखा रहता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है। जिसको एकदम पीस दिया गया बर्फ़ को, वो जल्दी पिघल जाती है, इसके पीछे कारण पूछ रहे हैं। इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। चरों का नियंत्रण, प्रयोगात्मक परीक्षण, परिकल्पना करना। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है, किसको बढ़ावा मिलता है, ये बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, परिकल्पना करना। ठीक है, परिकल्पना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 130 नंबर जो है। देखिए कह रहे हैं कक्षा सात का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेलते हैं। ठीक है, एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। ठीक है, उसके बाद पत्ती को बाहर निकाल लिया जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। ठीक है, एक पत्ती ली गई, ठीक है, परखनली में डाला गया, उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेलते हैं, फिर उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाल करके आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं, बूंदें उस पर डाला जाता है। पत्ती का रंग क्या है, नीला काला हो जाता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। ठीक है, पहला है, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। बी है, पत्ती को हानि न पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई। तीसरा है, परखनली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई। चौथा है, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, मतलब रंग का क्या हुआ कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन अभी किए उसमें से बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये विश्लेषण कह रहे हैं ना, विश्लेषण का आकलन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। ठीक है, कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा, तो ये विश्लेषण का आकलन करेगा कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा ही है। ठीक है, सेकंड पेपर है ना साइंस का, इसलिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
और फिर इसको जो है क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। आप चाहते हैं कक्षा 7 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक को पानी में नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उस पर विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने के लिए विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। सी है, पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। डी है, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सकेगा, तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका आंसर कायदे से देख लीजिए। पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सकता है, तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है। विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीक उसकी अपेक्षा नवीन है। बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। कह रहे हैं सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज़, गुड़हल। बताना है आपको। देखिए बहुत सरल आंसर है इसका, पहला है सूर्यमुखी। ठीक है, ऑप्शन ए सूर्यमुखी पुष्पों का एक गुच्छा है। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं। पहला है वृत्तीय और आवर्ती गति, दूसरा है वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, तीसरा है वृत्तीय और स्थानांतरित गति, चौथा है स्थानांतरित और आवर्ती गति। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। ठीक है, वृत्तीय और स्थानांतरित गति, वृत्तीय और स्थानांतरित गति है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, वृत्तीय और स्थानांतरित गति, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, ठीक, और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किससे प्राथमिकता देंगे। पहला है कपास को, दूसरा है रेयान को, तीसरा है नारियल को, चौथा है जूट को। तो आपको बताना है किस में से प्राथमिकता देंगे। ठीक है, मतलब ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की मिट्टी काली है और वहाँ की जलवायु उष्ण है और आपको रेशे उगाने हैं, तो कौन से फसल को आप या फिर कौन से नर्सरी को आप प्राथमिकता देंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, कपास। ठीक है, क्योंकि कपास जो है वो काली मृदा में उगती है। कपास काली मृदा में उगती है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो कपास जो है वो काली मृदा में उगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विषम को चुनिए। इन चारों में से एक कोई विषम है, ठीक है, उसको चुनिए। विषम मतलब तीन एक जैसे हैं और एक कुछ अजीब सा होगा इसमें, मतलब
इनसे मिलता जुलता नहीं है तीनों से, ठीक है। पहला है युग्मक, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है अंड, चौथा है अंडाणु। बताना है इसमें विषम कौन है। देखिए इसमें विषम है सी, अंड। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला रस मतलब लार का कार्य है। लाला रस जो है लार का कार्य है। मांड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, बी है। मांड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, सी है। श्वसन नली को में खाद्य कण श्वसन नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, डी है। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है, मतलब कि लार का कार्य क्या है। लार का कार्य क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। मांड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, ठीक है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च श्वसन मतलब श्वसन निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, सही पूछने बताना है इसमें। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन मतलब श्वास खींचना और श्वास निकालना दोनों ही प्रकार से वायु में ऑक्सीजन होती है। तीसरा है अंतः श्वसन मतलब सांस जब खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। डी है उच्च श्वसन मतलब सांस निकलते समय श्वास निकलने वाली जो होती है वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब अंतः श्वसन और उच्च श्वसन मतलब सांस लेने में और सांस छोड़ने में दोनों ही प्रकार में वायु में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। देखिए जो हम लोग सांस लेते हैं तब तो ऑक्सीजन होती ही है, जब छोड़ते हैं तो थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है, पूरी की पूरी CO2 नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन अगर सांस छोड़ रहे हैं तो भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है, ठीक है, कुछ मात्रा होती है। तो इस चीज़ को मत समझिए कि सांस छोड़ते समय बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं निकलती है। सांस छोड़ते समय जो है ऑक्सीजन वो 13% से लेकर 16% तक जो है वो ऑक्सीजन सांस छोड़ने में भी निकलती है, और सांस लेने में लगभग 20% ऑक्सीजन होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है लगभग 20% होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि सांस लेने में ही केवल ऑक्सीजन यूज़ होती है, सांस छोड़ने में नहीं, ठीक है। तो दोनों में ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन को देखिए, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। आपको बताना है इसमें, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर 6 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, मतलब ये कह रहे हैं क्या है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, और इधर इमेजनरी है, इधर मतलब रियल है। इधर ऋतु खड़ी है और इधर उसका प्रतिबिंब है, एक तरह से मान लो। एक मिनट, या फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए मतलब कि वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी प्रतिबिंब भी उतना ही वस्तु की ओर बढ़ेगा, ठीक है। कि वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऐसे आप समझिए, वस्तु जो है वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी, ठीक है, प्रतिबिंब भी जो है उतना ही क्या होगा, वस्तु की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋतु जो है 2 मीटर चली, 2 मीटर चली किस तरफ, ठीक है, यदि दर्पण की ओर, तो ऋतु 2 मीटर दर्पण की ओर चली तो उसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे बढ़ेगा। तो 2 मीटर ये हो गया, ठीक है, और 2 मीटर ये हो गया। टोटल उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर थी, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो 10 मीटर थी, ठीक है, 10 मीटर में माइनस कर देंगे 2, 2 मीटर तो ऋतु बढ़ी और 2 मीटर उसका प्रतिबिंब बढ़ा, ठीक है। टोटल 4 मीटर हो गया। तो 10 - 4 ये आएगा 6 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है और उसका प्रतिबिंब थोड़ी दूर पर है, और उसका जो मतलब खुद जो वस्तु है वो थोड़ी दूर पर है, जितनी वस्तु बढ़ेगी उतना ही प्रतिबिंब बढ़ता है। इस चीज़ को नोट रखिएगा। जितनी अगर 5 सेंटीमीटर
कोई वस्तु आगे बढ़ाई गई तो 5 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऋतु बढ़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल जो है उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहे हैं ना, ऋतु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ये 2 + 2 इधर से 2 घट जाएगी और इस तरफ से 2 घट जाएगी, तो जो है 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। सॉरी, मीटर में है, मीटर में है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास 3 परखनलियाँ एक्स वाई जेड हैं जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे एक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, जेड में तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल है। उपर्युक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फ्थालीन विलयक की एक एक बूंद डालने पर आप यह प्रेक्षण करेंगे कि परख नली में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। मतलब किस प्रकार दिखाई देते हैं, इन चारों में से बताना है। एक्स का रंगहीन होगा, बी का फीका होगा और जेड का गुलाबी होगा। एक्स का रंगहीन होगा, बी का गुलाबी होगा, जेड का रंगहीन होगा। एक्स का गुलाबी होगा, वाई का गुलाबी होगा और जेड का रंगहीन होगा। ठीक है, एक्स का फीका होगा, वाई का रंगीन होगा, जेड का लाल होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, एक्स का गुलाबी होगा, वाई का गुलाबी होगा, जेड का रंगहीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। बताना है कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। डी है रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही क्रम, है ना, आगे से पीछे का क्रम बताना है, आगे से पीछे का क्रम बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृंतक आएगा, फिर रदनक आएगा, ठीक है, फिर अग्रचवर्णक आएगा, फिर चवर्णक आएगा। इस क्रम को लिख लीजिए, इस क्रम को लिख लीजिए। ठीक है, फिर कभी आ सकता है। देखिए, पादप एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण, कर्षण, खिंचाव के कारण, मतलब कि जो सक्शन होता है ना, सक्शन मतलब चूषण, कर्षण जो लिखा हुआ है, खिंचाव मतलब कि सक्शन मतलब खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। अवशोषण के द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन, डी है श्वसन के द्वारा। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण मतलब ये जो खिंचाव है, ये पूछे हैं निम्नलिखित में से परिघटना के कारण ये चूषण कर्षण होता है, तो अवशोषण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जड़ांग है। अदरक का जड़ांग पूछ रहे हैं, बीज, पत्ती, जड़, तना। तो आपको बताना है कौन सा अदरक का जड़ांग है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब तना। तना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सेकेंड, राइट आंसर है तना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित द्रवों में कौन से विद्युत के चालक हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन से विद्युत के चालक हैं। पहला है सिरका, दूसरा है शर्करा का विलयन, तीसरा है लवण का विलयन, चौथा है आसुत जल। आपको बताना है कौन सा विद्युत के चालक हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड सी मतलब ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं है, सिरका और लवण का विलयन। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। सी है, पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। डी है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधे में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। बताना है आपको कौन से, ये पहले ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, फिर नीचे जो है ऑप्शन दिए गए, ए बी, ए सी डी,
ABD, तीसरा है ABC, चौथा है BCD। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है, सही कथन बताना है आपको, सही ऑप्शन बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ACD, ACD। इसका मतलब क्या है, बी गलत है। देखो बी क्या है, पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ कट कर दो, ये भी कट ये भी कट, बचता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। कह रहे हैं लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। बी है गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। सी है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। डी है इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, मतलब एक गुटका है वो रेस्ट पे है, तो बताना है क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अगला क्वेश्चन है, बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास, बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। जलिका रूपी शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। बी है जलिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़। और सी है समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। डी है समानांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़। ठीक है, बताना है जालिका रूपी शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास, मूसला जड़, रेशेदार, पहले में रेशेदार है, दूसरे में मूसला जड़ है। यहाँ पे समानांतर शिरा विन्यास है, समानांतर शिरा विन्यास है, इधर रेशेदार है, फिर यहाँ मूसला जड़ है। बताना है कौन सा राइट आंसर है। बांस के पौधे की पत्तियों में, बांस के पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर कभी आ सकते हैं, इनसे फिर कभी मुलाकात हो सकती है आपकी। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। ठीक है, समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। अगला क्वेश्चन देखिए 48, फिर 49, फिर 50, क्वेश्चन फिर खत्म, 3 बचे हैं और। क्वेश्चन देखिए, चुंबकों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा तथ्य सही नहीं है, गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, एक क्षण चुंबक के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। क्षण चुंबक के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के द्वारा उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। सी है आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। डी है चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर हटते हैं, ये बताना है। कौन सा नहीं है ये बताना है। 48, 148 क्वेश्चन है, बताना है कौन सा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए 2 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ धातु है, एक तरफ अधातु का मिलान उनके उपयोग से कीजिए। एक तरफ आयोडीन है, मरकरी है, एल्युमिनियम, क्लोरीन। दूसरी तरफ है जल शोधन, गांवों पर ताप मापियों में, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकेजिंग में। ठीक, बताना है कौन सा राइट आंसर है। अब देखिए ऑप्शन पहला देखिए, आयोडीन, एक सेकेंड, आयोडीन नहीं, एल्यूमिनियम को देखिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम का संबंध हो सकता है खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिब्बे आते हैं जिनमें एल्यूमिनियम की पैकेजिंग होती है। मतलब एल्यूमिनियम ये डिब्बों के ऊपर जो लगा होता है ना, पतली सी झिल्ली, उसको हटाते हैं, एल्यूमिनियम का होता है, या पूरा डिब्बा ही एल्यूमिनियम का होता है ना। तो अगर हम सी को 4 के साथ मिलाएं तो सी को 4 के साथ कहाँ है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है,
तो ये वाला कट कर दें, ये वाला कट कर दें। इसका मतलब आंसर या तो ए है या तो डी है। अब देखिए देखो अगला ऑप्शन देखो जो है क्लोरीन। क्लोरीन को ध्यान से देखो, क्लोरीन क्या होता है, जल शोधन में होता है। अगर ये आपको पता हो, क्लोरीन का यूज़ जल शोधन में किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का यूज़ जल शोधन में किया जाता है। तो इस हिसाब से डी का 1 देखा जाए तो डी का 1 यहाँ है। ठीक है, डी का 1 यहाँ भी है, तो कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। अगला देखिए, कह रहे हैं मरकरी। मरकरी देखो, जिसे हम लोग का वो होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है ना, शायद मरकरी तो होता है जिस ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो तापमापी में होता है, तो मरकरी का जो है मिलान तापमापी से कर सकते हैं। तो मरकरी मतलब बी का 3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। फिर आयोडीन का जो है किस पे हो जाएगा, कौन बचा, घावों पर। ठीक है, आयोडीन का घावों पर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटना है। कौन सा कथन, सत्य कथन। कह रहे हैं बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बी है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सी है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। डी है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन ना आए तो वहाँ छोड़ना नहीं होता, क्योंकि अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो अटैम्प्ट कर देना चाहिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो। ठीक है, छोड़ने से तो अच्छा ही है, क्या पता सही लग जाए तुक्का, है ना, कभी कभी तुक्का भी सही हो जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। देखिए, ये हुए 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 30। 30 में से आप कितने सही हुए ये बताने हैं। ठीक है, देखिए अगर 10 सही हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही ख़राब स्कोर जा रहा है। 10 के आसपास अगर सही हुए हैं तो ख़राब स्कोर जा रहा है, मतलब इसमें मतलब आपको अच्छी तैयारी और करना है। ठीक है, अगर 15 सही हुए, 15 के आसपास सही हुए, 14 से 15, ठीक है, तो एक ठीक ठाक स्कोर है, एवरेज। अगर 20 सही है तो मतलब अच्छा है। ठीक है, अगर 20 से 25 के बीच में सही हुए हैं, ठीक है, तो अच्छा प्लस है, मतलब ज़्यादा अच्छा है। अगर 25 से ज़्यादा सही हुए हैं, ठीक है, 25 प्लस, तो बहुत अच्छा है। बस रिवीजन करते रहो। ठीक है, और इन सिचुएशन में अगर 10 हैं, 15 है, तो मतलब पूरा जो जितना भी अभी तक पढ़ा है सब रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब अच्छा स्कोर नहीं है, इस तरह का स्कोर अगर आएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, पास होने की भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर 10 बन रहा है साइंस में, तो मैथ में भी फिर 10 से 15 के बीच में ही बनेगा। ठीक है, CDD में भी फिर वैसे बनेगा, फिर वो जाके आपका स्कोर जो है मतलब 70-75 ऐसे रह जाएगा, बहुत खींचाखाची करोगे तो। ठीक है, तो अगर 20 के ऊपर है तो ठीक है, मतलब बस रिवीजन करते रहिए, आपका अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये PDF आपको मिलेगी ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, डेसिमल 004 ये टेलीग्राम चैनल है, या फिर ये QR, इसको स्कैन करो, जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कि यहाँ सीटेट की वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।